Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is फर्स्ट 8 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है कि ड्रग का वॉल्यूम कितना है पूरी बॉडी में, यानी उसका अमाउंट कितना है, कितनी अमाउंट आपकी बॉडी में है और कितनी अमाउंट आपके प्लाज्मा में घूम रही है। इस फार्मूले को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखोगे कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्लाज्मा के जो कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई ड्रग अगर प्लाज्मा में ज्यादा रहेगी, प्लाज्मा को नहीं लीव करेगी, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। और कोई ड्रग जो प्लाज्मा को आसानी से लीव कर जाएगी, टिश्यूज तक पहुंच जाएगी, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज को किससे कंपेयर करता है कि ड्रग बॉडी में कितनी है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, और प्लाज्मा में कितनी थी। ठीक हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना होता है। और अगर कोई ड्रग प्लाज्मा को लीव नहीं कर रही तो उसका मतलब है उस ड्रग ने प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको कहने का मतलब है एक पेशेंट है जिसको सिरोसिस है या उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। सिरोसिस के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन की प्रोडक्शन नहीं होती, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में लॉस इनका हो जाता है, यूरिन के अंदर लॉस हो जाता है। इन शॉर्ट सिरोसिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन कम होती है। जब प्लाज्मा प्रोटीन कम होती है तो वो ड्रग के साथ बाइंड नहीं करेगी प्लाज्मा के अंदर। जब वो बाइंड ही नहीं करेगी तो वो ड्रग प्लाज्मा को आराम से लीव कर जाएगी। जब प्लाज्मा को लीव कर जाएगी तो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और वो टिश्यू तक पहुंच जाएगी। तो उसको बोलते हैं कि इस केस में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जो ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं करती होती उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली आपका ज्यादा होता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ये फार्मूला। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ये वो टाइम है जिसमें जो 50% ड्रग कंसंट्रेशन कम हो जाती है। लाइक एक ड्रग आपने लिया है 100%, पहले वो 50 हुई, फिर 50 का हाफ हुआ तो वो 25, फिर 12.5, फिर 6.25। इसको बोलते हैं हाफ लाइफ, कि वो टाइम जिसमें 50% ड्रग बॉडी से एलिमिनेट हो रही है, तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। सही हो गया। और आपने एक और बात रट्टा मार लेनी है, एक होती है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या शो करती है? स्टेडी स्टेट का मतलब है कांस्टेंट स्टेट। स्टेडी स्टेट किसको बोलते हैं? कांस्टेंट स्टेट। स्टेडी बोलते हैं इक्विलिब्रियम को। एक वो कांस्टेंट स्टेट जिसमें जो ड्रग की कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। इन शॉर्ट ये है कि अगर जो ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन है वो ड्रग की एलिमिनेशन के बराबर हो जाए, कि जितने रेट से आप बॉडी में ड्रग को निकाल रहे हो उतने रेट से ड्रग बॉडी में एंटर हो रहा है, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। और इस स्टेट में ड्रग की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। ड्रग की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। और स्टेडी स्टेट को अचीव करने में कितनी हाफ लाइफ लगती है, ये प्रॉफ का एमसीक्यू है। 4 से लेकर 5 हाफ लाइफ, यानी 4 से 5 हाफ लाइफ के बाद जो ड्रग है वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव कर जाती होती है। क्लियर? और इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला है 0.7 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फार्मूला है ड्रग क्लियरेंस। ड्रग क्लियरेंस का मतलब है कि गिवन टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ ड्रग प्लाज्मा से निकल रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा उस ड्रग से क्लियर हो रहा है। यानी एक गिवन 1 मिनट के अंदर इतना प्लाज्मा में ये ड्रग खत्म हो रही है, क्लियर हो रहा है प्लाज्मा इस ड्रग से, तो उसको बोलते हैं हम क्लियरेंस कहते होते हैं। क्लियरेंस। ठीक हो गया। तो क्लियरेंस क्या है? रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग और प्लाज्मा कंसंट्रेशन, के कितना रेट है और कितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से, यानी गिवन टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा उस ड्रग से क्लियर हो रहा है, तो उसको वीडी मल्टीप्लाई के ई एलिमिनेशन कांस्टेंट भी कहते होते हैं। सही हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोडिंग डोज। ओके, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लोडिंग डोज। तो लोडिंग डोज का फार्मूला होता है CP मल्टीप्लाई VD। CP मल्टीप्लाई VD। अब जो दो तरह की डोज होती है, एक लोडिंग डोज जो अचानक ही ड्रग की कंसंट्रेशन को रेज करने के लिए देते हैं, और मेंटेनेंस डोज जो उसको स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए करते हैं। अब इसके अंदर सॉरी ये तो हिल गया।
सॉरी। ओके, अब हम यहाँ पे, हम कहाँ पे थे, यहाँ पर। तो जो लोडिंग डोज होती है ना, लोडिंग डोज का जो फार्मूला है वह है CP मल्टीप्लाई VD, CP मल्टीप्लाई VD। अब जो CP है टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, कितनी आपकी टारगेट है। VD आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका आ जाता होता है। क्लियर, सही हो गया। तो ये चीज आपने नोट कर लेनी है। अब जो लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है फार्माकोलॉजी के अंदर। अब फार्माकोलॉजी इन्हीं दो डोज पे खड़ी हुई है, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। सही हो गया। अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा कि लोडिंग डोज है क्या असल में। तो जो लोडिंग डोज है ना, ये वो इनिशियल हाई डोज देते हो जब आप ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर रहे हो। लाइक एक पेशेंट है, उसको कोई डिजीज हुआ है, तो सबसे पहले हाई डोज में आप जो ड्रग दोगे उसको बोलते हैं आप लोडिंग डोज। लोडिंग डोज, ताकि आप थेरापेटिक लेवल को अचीव कर सके, रैपिडली ड्रग की कंसंट्रेशन को अचीव कर सके। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को निमोनिया है, तो उसमें आप लोडिंग डोज दोगे एजिथ्रोमाइसिन की, जो नॉर्मल से ज़्यादा होती है। फिर जैसे ही जो आपकी जो डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन है वो अचीव हो गई है, जैसे ही आपने अपनी ड्रग कंसंट्रेशन को अचीव कर लिया है, तो आपने ड्रग कंसंट्रेशन को गिवन थेरापेटिक रेंज में रखना है, तो फिर इसको बोलते हैं हम मेंटेनेंस डोज। तो जो लोडिंग डोज होती है ना, लोडिंग डोज होती है डिजायर्ड थेरापेटिक लेवल तक पहुंचने के लिए, फिर उसको उसी लेवल तक रखना, तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस डोज, उसको सस्टेन करना। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको डायबिटीज मेलाइटिस है, ब्लड शुगर को मेंटेन करना है, तो बार बार हम थोड़े वक्फे से हम इंसुलिन देंगे, तो उसको बोलेंगे मेंटेनेंस डोज। तो जो लोडिंग डोज होती है वो आप क्विकली थेरापेटिक लेवल तक पहुंचना चाह रहे हो, थेराप्यूटिक लेवल तक पहुंचने के लिए क्विकली जो डोज देते हैं वो लोडिंग डोज होती है। मेंटेनेंस डोज उस कंसंट्रेशन को सस्टेन करने के लिए होती है। तो इनका फार्मूला ये होता है। अगर आप किसी अच्छा, मेंटेनेंस डोज का फार्मूला देखो, मेंटेनेंस डोज और लोडिंग डोज, इन दोनों में फार्मूले में देखो ये चीज आ रही है पाई। पाई क्या शो करता होता है, पाई है डोसेज इंटरवल, डोसेज इंटरवल को शो करता होता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज रट्टा मारना, इसमें क्लियरेंस भी आ रही है, क्लियरेंस भी आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट को, कहने का मतलब है रीनल डिजीज है या लीवर डिजीज है, अब आप देखते हैं क्लियरेंस कैसे खराब होगी। अगर किसी पेशेंट को सिरोसिस है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो उसमें क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन कम होती है ना। जब प्लाज्मा प्रोटीन कम होती है तो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं करेगी। जब ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं करेगी तो वो फिल्टर हो जाएगी और वो क्लियर हो जाएगी। इन शॉर्ट क्या होगा, इन शॉर्ट क्या होगा, उसकी क्लियरेंस क्या हो जाएगी, आपकी क्लियरेंस आपकी अल्टर्ड हो जाएगी। क्लियरेंस क्या हो जाएगी, अल्टर्ड हो जाती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं नेक्स्ट, थेरापेटिक इंडेक्स, थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है वो आपके टॉक्सिसिटी को या ड्रग की सेफ्टी को मेनली मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसका निमोनिक है TIDE, टाइड वैसे बोलते हैं, टाइड, TIT, ऐसे जो मर्जी आप बोल दो। तो इसको कैसे निकालोगे, TITE, TITE। टी से क्या है, TI से क्या है, थेरापेटिक इंडेक्स। अगेन टी से क्या बनेगा, TD50, TD50। और ई से क्या बनेगा, ED50। अब TD50 और ED50 क्या है, TD50 वो ड्रग की कंसंट्रेशन है जो कि गिवन टॉक्सिसिटी करवाती होती है। यानी जो TD50 है ना, वो क्या शो करता है, वो ड्रग की टॉक्सिसिटी को शो करता है। और ED50 क्या शो करता है, ड्रग की इफेक्टिवनेस को शो करता है, ड्रग की इफेक्टिवनेस को शो करता होता है। ठीक हो गया। तो ये आपका आ जाएगा। यानी इन शॉर्ट कि जिस ड्रग का थेरापेटिक इंडेक्स ज्यादा है वो ड्रग सेफ नहीं है। एक होता है थेरापेटिक विंडो, थेरापेटिक विंडो ये होता है, ये आपको ड्रग की रेंज बताता होता है कि कितनी ड्रग आप कितनी रेंज पे दे सकते होते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा थेरापेटिक इंडेक्स और थेरापेटिक विंडो। थेरापेटिक इंडेक्स मेजरमेंट ऑफ ड्रग सेफ्टी है, और थेरापेटिक विंडो आपको रेंज देता होता है कि इतने आप सेफली ड्रग आप दे सकते हैं किसी भी चीज की। ठीक हो गया। बाकी हम इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर डायग्राम वगैरह अगर यहाँ पे हो, नहीं यहाँ पे डायग्राम वगैरह कुछ नहीं है। सही हो गया। अच्छा, कुछ ड्रग्स है जिनका थेरापेटिक इंडेक्स ज्यादा होता है। ठीक हो गया।
तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, जिस ड्रग का थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका सेफ्टी उतनी ज़्यादा होगी, यानी जो सेफ्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थेरापेटिक इंडेक्स के। जिस ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा होगा उस ड्रग की सेफ्टी ज़्यादा होगी। अब आप ये कैसे कहोगे कि न्यूमरेटर में तो TD50 है, जो TD50 है ना, TD50 जितना कम होगा, कम होने का मतलब है कि थोड़ी ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा टॉक्सिसिटी काम करवा रही है। जिस ड्रग का TD50 कम होगा उस ड्रग का मतलब है कि 50 के आपको कम कंसंट्रेशन चाहिए, गिवन अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन कम चाहिए टू प्रोड्यूस 50% ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट। जिसका TD50 कम होगा उसको कम कंसंट्रेशन चाहिए टॉक्सिसिटी कराने के लिए, और TD50 कम है तो थेरापेटिक इंडेक्स भी कम होगा। दैट मीन्स कि थोड़ी सी कंसंट्रेशन ज़्यादा टॉक्सिसिटी करवा सकती है। क्लियर? तो ये ड्रग की सेफ्टी को शो करने के लिए करते हैं। तो थेरापेटिक इंडेक्स क्या करता है, टॉक्सिक डोज को कंपेयर करता है किसके साथ, इफेक्टिव डोज के साथ करता होता है। जो TD50 है ये वो डोज है जिस पर 50% पॉपुलेशन के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हो जाती है, और ED50 ये वो डोज है जिसमें 50% ऑफ पॉपुलेशन में थेरापेटिक इफेक्ट आपके शो होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा TD50 और थेरापेटिक के इनका मतलब क्या होता है। अगर एक पेशेंट का हाई TI है, थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा है, तो वो ड्रग सेफ है, ठीक हो गया। अगर लो है तो वो ड्रग ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ड्रग लाइक वारफेरिन, थियोफाइलिन, पेनिसिलिन्स, जो पेनिसिलिन्स होती है ना उनका थेरापेटिक इंडेक्स हाई होता है, लेकिन जो डाइजॉक्सिन है और लिथियम होता है इनका थेरापेटिक इंडेक्स बहुत कम है। तो थेरापेटिक इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो ड्रग सेफ है, एग्जांपल पेनिसिलिन, और ड्रग अगर कम है तो वो डेंजरस ड्रग है लाइक डाइजॉक्सिन, लिथियम, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, इनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। इसके बाद थेरापेटिक विंडो है। थेरापेटिक विंडो ये वो रेंज ऑफ ड्रग की डोज होती है जो थेरापेटिक रिस्पॉन्स कराती होती है। असल में बताओ क्या होता है, जो थेरापेटिक विंडो होती है ना, ये डिफरेंस होता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन माइनस मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। ठीक हो गया? MEC माइनस MTC, मिनिमम यानी एक ड्रग है जिसकी मिनिमम कंसंट्रेशन इफेक्ट कराने के लिए इतनी है और मिनिमम इतनी है, तो इसका जो डिफरेंस होता है ना उसको बोलते हैं हम थेरापेटिक विंडो। अगर किसी ड्रग का थेरापेटिक विंडो वाइड का मतलब है कि आप उसकी ज़्यादा डोज दे सकते हो बगैर किसी टॉक्सिक इफेक्ट के। फॉर एग्जांपल जो वारफेरिन है उसका नैरो थेरापेटिक विंडो है। वारफेरिन का जब नैरो थेरापेटिक विंडो है तो इसका मतलब है आपने इसकी डोज को केयरफुली मॉनिटर करना है, अदरवाइज ब्लीडिंग या क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगी। तो थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है, ये ड्रग सेफ्टी को मेजर करता है, कैसे, टॉक्सिक और इफेक्टिव डोजेस को कंपेयर करता है। जबकि थेरापेटिक विंडो क्या बताता है, सेफ रेंज ऑफ ड्रग डोज के कितनी रेंज में आप ड्रग डोज दे सकते हो बगैर टॉक्सिक इफेक्ट करवाए। ठीक हो गया? तो ये थेरापेटिक विंडो ये था। इसके बाद हम चलते हैं ओड रेशो और आपका रिलेटिव रिस्क। जो ओड रेशो होती है ये केस कंट्रोल स्टडी में इस्तेमाल होती है, AD/BC। AD/BC से रट्टा मारना है, AD/BC। अब AD/BC क्या है ये आपने कैसे पता लगेगा, ये आपने 2/2 का टेबल बनाना है, 2/2 का टेबल, AD/BC। तो लेट मी शो यू 2/2 टेबल। तो ये 2/2 टेबल है, ABCD। बहुत ही खराब मैंने बनाया, क्या नजर आ रहा होगा आपको। तो जो आपका ओड रेशो होता है ना ये केस कंट्रोल स्टडी में इस्तेमाल होता है। अब जो केस कंट्रोल स्टडी है उसमें आप कहाँ से कहाँ जाते हो, रिट्रोस्पेक्टिव जाते हो। आप रिट्रोस्पेक्टिव जाते हो, आप कंपेयर करते हो डिजीज वालों को। ठीक हो गया? यानी आप ना डिजीज से आप रिस्क फैक्टर के पास जा रहे हो, ये ठीक हो गया? डिजीज से आप कॉज की तरफ जा रहे होते हैं, ये देखने के लिए कि जितने लोगों को डिजीज हुआ था क्या उनको ये रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर हुआ था, यानी ये पूछना चाह रहे हो कि क्या हुआ था एक्चुअली। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर आप COPD वाले पेशेंट पर रिसर्च करना चाह रहे हो कि आप ये देखोगे, आप सबसे पहले आपके पास COPD वाले पेशेंट होंगे, आप इनके पीछे जाओगे, माजी में जाओगे और आप ये पूछोगे कि कहने का मतलब है कि आपके आपके स्मोकिंग की हिस्ट्री थी या नहीं थी। इसको बोलते गए हम केस कंट्रोल स्टडी। ठीक हो गया?
दूसरी जो स्टडी आती है वो है कोहॉर्ट स्टडी। जो केस कंट्रोल स्टडी थी और कोहॉर्ट स्टडी था, इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। दो और ये जो केस कंट्रोल स्टडी और आपका कोहॉर्ट स्टडी है ना, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ का मतलब है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप इंटरवीन नहीं कर रहे, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि रिस्क फैक्टर क्या है डिजीज़ के। ठीक हो गया। जो केस कंट्रोल स्टडी है ना, उसमें जो केस से आप केस को कंपेयर करोगे कंट्रोल के साथ, यानी अब केस क्या होते हैं, केस ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको पार्टिकुलर कंडीशन या पार्टिकुलर डिजीज होता है। तो केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है, आप करोगे, केस को आप कंपेयर करोगे किसके साथ, कंट्रोल वालों के साथ। ठीक हो गया। यानी आप देखोगे सीओपीडी वाले पेशेंट है और नॉर्मल पेशेंट है, फिर आप बैक में जाओगे कि सीओपीडी वाले पेशेंट स्मोकिंग तो नहीं करते थे। तो ये केस कंट्रोल स्टडी हमेशा रिट्रोस्पेक्टिव होती है और इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप डिजीज और रिस्क फैक्टर के दरमियान आप एसोसिएशन को देखते हो। अब इसके कुछ फायदे भी होते हैं, लाइक रेयर डिजीज को स्टडी करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है और आप मल्टीपल एक्सपोजर निकाल सकते हो। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज है कि इसमें रिकॉल बायस हो सकता है, कि अगर आप पूछोगे सीओपीडी वाले पेशेंट में आप स्मोकिंग करते थे, वो कहेगा करता होगा शायद, याद नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि आप एसोसिएशन आप बना सकते हो, आप असल में कैजुअलिटी को स्टैब्लिश नहीं कर सकते, आप सिर्फ एसोसिएशन बना सकते हो। ठीक हो गया। तो ये था केस कंट्रोल स्टडी। कोहोर्ट स्टडी में क्या होता है, कोहोर्ट स्टडी में आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लेते हैं, उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं, हम कोहोर्ट्स बोलते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड कोहोर्ट स्टडी। तो जो रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ये सारे किस में इस्तेमाल होते हैं, ये सारे आपके कोहोर्ट स्टडी में होती है। कोहोर्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी करोगे। ठीक हो गया। फिर आप कोहोर्ट्स में क्या होगा, आप रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर दोगे, यानी इंडिविजुअल नॉर्मल हो गए, आप उनका रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर को देखोगे और आप ये देखोगे कितना में डिजीज डेवलप हुआ। यानी जो कोहोर्ट स्टडी है ये प्रोस्पेक्टिव होती है, लेकिन कभी कभार आप रिट्रोस्पेक्टिव भी चले जाते होते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव ऐसे चले जाओगे, एक पेशेंट है जिसको डिजीज हुआ पड़ा है, ठीक हो गया, अब आप पास्ट में जाके ना फिर आप फॉरवर्ड स्टडी करना शुरू कर दोगे कि पास्ट में कितना एक्सपोजर हुआ था स्मोकिंग का, फिर उससे डिजीज हुआ। तो जो आपका कोहोर्ट स्टडी होता है ना, कोहोर्ट स्टडीज के क्या फायदे होते हैं, इससे आपको क्लियर सीक्वेंस मिलता है डिजीज का, कि पहले एक्सपोजर हुआ फिर डिजीज हुआ। और इसमें रिकॉल बायस कम होता है, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव होती है, रेयर डिजीज आप स्टडी नहीं कर सकते और आप लॉस ऑफ फॉलोअप भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो जो केस कंट्रोल स्टडी है वो रिट्रोस्पेक्टिव होती है, कोहोर्ट स्टडी प्रोस्पेक्टिव होती है, फॉरवर्ड होती है यूजुअली, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। केस कंट्रोल स्टडी में आप स्टार्ट ही हमेशा डिजीज से करोगे और आप पास्ट एक्सपोजर को देखोगे। कोहोर्ट स्टडी के अंदर आप एक्सपोजर से स्टार्ट करोगे और ये देखोगे डिजीज डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा। अगर रेयर डिजीज स्टडी करना है तो केस कंट्रोल है। और अ, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट आ जाती है। जो केस कंट्रोल स्टडी है फास्टर होती है, चीपर होती है, लेकिन रिकॉल बायस आ जाता है। कोहोर्ट स्टडी में आपको टेम्पोरल एसोसिएशन ज़्यादा अच्छी बनती है कि एक्सपोजर से डिजीज कैसे हुआ, लेकिन इसमें पैसे बहुत लगते हैं। तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया होगा केस कंट्रोल स्टडी और कोहोर्ट स्टडी का। आप एक बात रट्टा मार लेना कि जो आपका हाथ होता है ना केस कंट्रोल स्टडी, इससे आप निकालते हो ओड रेशो, कोहोर्ट स्टडी से आप डिजीज का इंसिडेंस निकालते हो, नंबर ऑफ न्यू केसेस, रिलेटिव रिस्क आप निकालते होते हैं, क्लियर, एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ये सब चीजें निकाल देते हैं। अब रिलेटिव रिस्क का फार्मूला क्या है, a+a+b। अगर मैं बनाऊं, ये a है, ये b है, c है और ये d है, तो a+a+b, c+c+d, तो उसको बोलते हैं हम रिलेटिव रिस्क। ठीक हो गया। और एट्रीब्यूटेबल रिस्क कैसे निकालते हैं, आपने डिवाइड नहीं करना, आपने सिर्फ माइनस करना है। सही हो गया, क्लियर। तो ऑलमोस्ट उम्मीद है कि समझ आ गया होगा रिलेटिव रिस्क वाला। फिर इसके बाद रिलेटिव रिस्क रिडक्शन होती है, तो उसमें आपने ARC माइनस ART, ये सारी इक्वेशन सारी आ गई है। ठीक हो गया। तो ओड रेशो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ओड रेशो हम एक्सप्लेन करता हूँ। ओड रेशो आप केस कंट्रोल स्टडी में निकालते होते हैं, ठीक है, AD/BC वगैरह। अगर ओड रेशो 1 है, इसका मतलब है कि जो केस और कंट्रोल दोनों में एक्सपोजर बराबर था। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद अगर ओड रेशो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो उसका क्या मतलब है, 1 से ज्यादा है तो 1 से ज्यादा होने का मतलब है
कि जो ओड्स ऑफ एक्सपोजर है, मतलब एक्सपोजर था वो केसेस में ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल सीओपीडी है, सीओपीडी वालों में स्मोकिंग का एक्सपोजर ज़्यादा था। अगर ओड रेशियो कम है तो उसका मतलब है ओड्स ऑफ एक्सपोजर कंट्रोल में ज़्यादा था। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा। इसके बाद रिलेटिव रिस्क है, ये कोहोर्ट स्टडी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? अगर रिलेटिव रिस्क 1 है, अगर रिलेटिव रिस्क 1 आता है तो उसका मतलब क्या है? रिलेटिव रिस्क 1 का मतलब है एक्सपोजर में और डिजीज में कोई एसोसिएशन नहीं है। अगर रिलेटिव रिस्क 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा का मतलब है कि जो एक्सपोजर है वो डिजीज करवा रहा है, यानी पॉजिटिव रिस्क फैक्टर है। अगर रिलेटिव रिस्क 1 से कम है, इसका मतलब है कि जो रिस्क फैक्टर है ये डिजीज नहीं करा रहा बल्कि उल्टा प्रोटेक्टिव होता है। क्लियर, समझ आ गया? और रेयर डिजीज के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ओड रेशो निकालते होते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। बाकी एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन वगैरह ये सब चीज़ें हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको आप छोड़ भी सकते हो। नंबर नीडेड टू ट्रीट, नंबर नीडेड टू हार्म, ये इतना ज़्यादा नहीं है। बस ये बता दूं, रिलेटिव रिस्क हो गया। इसके बाद एट्रीब्यूटेबल रिस्क होता है, एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड, उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ठीक हो गया, यानी A+A+B ये एक्सपोज लोगों को बताता है, C+C+D ये नॉन एक्सपोज लोग हैं। तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना रिस्क आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटेबल रिस्क। इसके बाद एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन है। एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन ये बताता है कि कितना रिस्क में फ़र्क आ गया जब आपने इंटरवीन किया। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ड्रग लेते हो, एक ड्रग लेने से कोई रिस्क कम हो रहा है, डिजीज़ कम हो रहा है, तो उसका एट्रीब्यूटेबल रिस्क रिडक्शन ज़्यादा है। इसके बाद नंबर नीडेड टू ट्रीट, तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ पेशेंट्स हु नीडेड टू बी ट्रीटेड फॉर वन पेशेंट टू बी बेनिफिट। ठीक हो गया, मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट चाहिए जिनको आपने ट्रीट करना है एज कंपेयर टू कितनों को फायदा होना है। इन शॉर्ट के अगर आपके पास पेशेंट्स रिलेटिवली कम आएंगे, अगर आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं, अगर पेशेंट्स आपके पास कम आएंगे तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाओगे, जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दोगे। कम पेशेंट्स ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट, ज़्यादा पेशेंट ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद है नंबर नीडेड टू हार्म। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है नंबर ऑफ पेशेंट्स हु नीड टू बी एक्सपोज्ड टू अ रिस्क फैक्टर। ठीक हो गया, कि कितने पेशेंट्स आपको एक्सपोज करने चाहिए रिस्क फैक्टर से ताकि उनमें डिजीज डेवलप हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक डिजीज है जो जब डेवलप होगा जब 1000 लोग का एक्सपोजर होगा, और एक डिजीज जब डेवलप होगा जब 100 पेशेंट का एक्सपोजर होगा। लाइक अगर एक डिजीज है या रेडिएशंस है, उस वो ज़्यादा लोगों में फैलेगी तो डिजीज़ कराएगी, तो उसका मतलब है उसका एक्सपोजर सेफ है, आप अकेले बंदे बर्दाश्त कर सकते हैं। बस इसका मतलब ये होता है। ठीक हो गया, बाकी इसको मैं वहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा बायोस्टैट में। अब ये असल में बायोस्टैट वाले टॉपिक्स हैं जो रिलेटिवली काफ़ी रूखे-रूखे से टॉपिक होते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं लाइक्लीहुड रेशो। जो लाइक्लीहुड रेशो होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट, कि कितने परसेंट चांस है प्रोबेबिलिटी का। इन शॉर्ट, जो लाइक्लीहुड रेशो होती है सेंसिटिविटी ओवर 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, बस ये है कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि एक पेशेंट है जिसको डिजीज है, उसमें टेस्ट पॉजिटिव आया, वो लाइक्लीहुड रेशो नेगेटिव है, उसका मतलब ये है कि कितने परसेंट लोगों में डिजीज था लेकिन उसमें टेस्ट नेगेटिव आया। तो लाइक्लीहुड रेशो में सेंसिटिविटी ऊपर रखते हैं और 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, और लाइक्लीहुड रेशो में 1 माइनस आ जाएगा। तो ये बस चीज़ आपने याद रख लेनी है। इसके बाद सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी क्या शो करता है? सेंसिटिविटी शो करता है ट्रू पॉजिटिव को। सेंसिटिविटी ट्रू पॉजिटिव को शो करता है। तो उसमें आपने कैसे जाना है? सेंसिटिविटी में आपने वर्टिकल लाइन से जाना होता है। वर्टिकल लाइन यानी अगर ये 2/2 का टेबल बना रहा हूँ, ए बी सी डी, अगर आप ए ओवर ए प्लस सी पे जा रहे हो तो ये सेंसिटिविटी है। ठीक हो गया, ये डी है। और अगर आप डी ओवर बी प्लस डी पे जा रहे हो तो ये स्पेसिफिसिटी है। अगर आप ए ओवर ए प्लस बी पे जा रहे हो तो ये नेगेटिव पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। अगर आप डी ओवर सी प्लस डी पे जा रहे हो तो ये नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। तो ये सब चीज़ें आपने रट्टा मार लेनी है, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है कार्डिक आउटपुट के बारे में। अब जो कार्डिक आउटपुट है, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। ठीक हो गया, और इसके अलावा आप एक फिक प्रिंसिपल के हिसाब से भी निकाल सकते हो कि रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन कितना है और
ओवर आर्टीरियल माइनस वीनस, तो इस तरीके से कार्डिक आउटपुट निकाल देते हैं। ठीक हो गया। तो कार्डिक आउटपुट हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम इन दोनों से बढ़ती होती है। क्लियर। तो लेकिन आप स्ट्रोक वॉल्यूम को आप एक हद तक बढ़ा सकते हो। एक एक रेंज ऐसी आती है, एक लिमिट ऐसी आती है जिसमें स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं बढ़ता, तो उस केस में कार्डिक आउटपुट कैसे बढ़ेगा? हार्ट रेट से बढ़ेगा। अब यहाँ पर आपने एक और बात भी रट्टा मार लेनी है कि जैसे जैसे हार्ट रेट बढ़ेगा कार्डिक आउटपुट तो बढ़ेगी, लेकिन ना कार्डिक आउटपुट कम भी हो सकती है ज़्यादा हार्ट रेट से। कैसे? अगर हार्ट रेट बढ़ता है, नॉर्मल से बढ़ता है, माइल्ड टू मॉडरेट इंक्रीज होता है, तो हार्ट रेट बढ़ने से क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ने से कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, ये तो बात समझ आती है। लेकिन अगर हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ेगा, हार्ट ज़्यादा फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो फिर हार्ट का रिलैक्सेशन या डायस्टली शॉर्ट हो जाएगा। जब डायस्टली शॉर्ट हो जाएगा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, तो हार्ट का डायस्टली शॉर्ट हो गया, डायस्टली शॉर्ट हो गया तो हार्ट का फिलिंग टाइम कम हो जाएगा। जब फिलिंग टाइम कम हो जाएगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा। जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट रेट बढ़ता है तो कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, लेकिन अगर ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ता है तो हार्ट की फिलिंग कम हो जाती है। इसके बाद है मीन आर्टीरियल प्रेशर। जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है ना, वो 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसके बराबर होता है। अब इसको निकालना कैसे है? सबसे पहले आपने पल्स प्रेशर लेना है। अब जो पल्स प्रेशर होता है ना, वो सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, यानी जो पल्स प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, यानी पल्स प्रेशर स्ट्रोक वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और पल्स प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? कहने का मतलब है कि बढ़ जाएगा। और पल्स प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के। अब जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ना, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? टीपीआर पे डिपेंड करता है। अगर वेजो कंस्ट्रक्शन होगी ना तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पल्स प्रेशर कम हो जाएगा। बस ये आपने रट्टा मार लेना है। अब पल्स प्रेशर किन किन कंडीशन में बढ़ता है? जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा, सिस्टोलिक बढ़ेगा। लाइक अयोर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है। अयोर्टिक स्टिफनिंग में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चलती है रात के वक्त, कि रात के वक्त उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ऑक्सीजन कम होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चलती है, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। या अगर पेशेंट को हाई आउटपुट हार्ट फेलियर हो रहा है, एनीमिया, हाइपरथायराइडिज्म है, उस केस में भी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। पल्स प्रेशर कब कम होता है? जब आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो या डायस्टोलिक ज़्यादा हो। लाइक अगर पेशेंट को एयोर्टिक स्टेनोसिस है, एयोर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, कार्डियोजेनिक शॉक है या कार्डिक टेम्पोनार्ड है, हार्ट फेलियर है, इस केस में पल्स प्रेशर कम होता है क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और मीन आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होता है इंपॉर्टेंट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के। इसके बाद है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम के दो फार्मूले होते हैं, end diastolic volume minus end systolic volume. Stroke volume is the volume of blood that is ejected in each heartbeat, के हर हार्टबीट में कितना ब्लड निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, फीलिंग, जब फीलिंग कंप्लीट हुई थी तब कितना ब्लड आया था और कॉन्ट्रैक्शन के बाद कितना ब्लड रह गया, यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को बोलते हैं प्री लोड, कितना प्री लोड आया था और सिस्टली के बाद कितना ब्लड रह गया, तो उसके डिफरेंस को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम आप इस फार्मूले के जरिए भी निकाल सकते हो। ठीक हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम ऊपर कार्डिक आउटपुट वाला। इसके बाद है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन ये शो करता है कि कितना ब्लड आपके पास आया था, कि गिवन प्री लोड के अंदर, गिवन प्री लोड में से कितना ब्लड बाहर निकला, जो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को शो करता है। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो प्री लोड है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो ब्लड निकला प्री लोड में से ही निकला होगा। ठीक हो गया। तो जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को शो करता है, यानी अगर पेशेंट को सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है तो उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, जबकि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में नॉर्मल होता है। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 50 to 70% होता है। इसके बाद है रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होती है ये आप ओहम लॉ के जरिए निकालते हो, V = IR। ठीक हो गया। V क्या है आपका?
ड्राइविंग प्रेशर या प्रेशर ग्रेडियंट है और फ्लो आपका आ जाएगा। इसके अलावा पोज़ेल्स लॉ के मुताबिक भी निकाल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है वो विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जो विस्कोसिटी होता है ना वो हेमाटोक्रिट पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आपका हेमाटोक्रिट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल पॉलीसाइथीमिया के अंदर या मल्टीपल माइलोमा के अंदर, तो उसमें विस्कोसिटी बढ़ती है, और अगर एनीमिया है तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। यानी मल्टीपल माइलोमा में जो रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है और एनीमिया में रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो कम हो जाता है। दूसरा है आपका लेंथ है, इसके अलावा R4। आर क्या है? आर आपका आ जाता है, कहने का मतलब है आर आपका रेडियस या फिर आपका सिंपल डायमीटर वगैरह आ जाता होता है। ठीक हो गया, रेडियस या डायमीटर वगैरह आ जाता होता है। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मार लेना है। यानी इन शॉर्ट कि जितना आपका जो वेसल का डायमीटर छोटा होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जो रेजिस्टेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर की पावर 5। जितना डायमीटर कम उतना आपका कहने का मतलब है रेजिस्टेंस ज़्यादा और फ्लो कम हो जाएगा। इसके बाद है कैपिलरी फ्लूइड फ्लो। कैपिलरी फ्लूइड फ्लो, जो कैपिलरी फ्लूइड फ्लो है कि कैपिलरी से कितना फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, वो आप स्टार्लिंग फोर्सेस लेते होते हैं। ठीक हो गया, स्टार्लिंग फोर्सेस। एक बात रट्टा मारना कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना वो फ्लूइड को बाहर भेजता है, फ्लूइड का एक्सचेंज को बढ़ा देता है, और जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो फ्लूइड को अपने पास खींच लेता है। इन शॉर्ट कि यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। सपोज ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी है, तो कैपिलरी में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना पीसी, वो क्या करेगा? फिल्ट्रेशन को बढ़ाएगा। और जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है कैपिलरी में वो क्या करेगा? वो फिल्ट्रेशन को कम करेगा। लाइक एक पेशेंट है जिसका कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है हार्ट फेल्योर में, तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, एडिमा ज़्यादा होगा। या एक पेशेंट है जिसका प्लाज्मा प्रोटीन कम हो गया है सिरोसिस की वजह से या नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से, तो उसका भी क्या होगा? फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। दूसरी तरफ है आपका इंटरस्टिशियम। अगर इंटरस्टिशियम का ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो भी फ्लूइड को ज़्यादा खींचेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लिम्फेटिक्स ब्लॉक होती है, प्रोटीन को वापस नहीं भेज रही, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ गया तो वो फिल्ट्रेशन को बढ़ा देगा। ठीक हो गया, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ये चीज़ें। आगे चलते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स है। ये वो बताता है, ये दो तरह के एनीमिया को डिफरेंशिएट करने के लिए करता है, हाइपोप्रोलिफरेटिव या हाइपर प्रोलिफरेटिव। अगर रेटिक्स इंडेक्स कम हो रही है इसका मतलब ये होता है कि बोन मैरो से प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, या फिर रेटिक्स आपके कहने का मतलब है ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है हिमोलिसिस हो रही है। हिमोलिसिस हो रही है, हिमोलिटिक एनीमिया वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। तो रेटिक्स इंडेक्स एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स होता है जो कि एनीमिया में इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, रेटिक्स इंडेक्स। तो अगर रेटिक्स इंडेक्स अगर 2 से कम है इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या तो आपका ए प्लास्टिक एनीमिया चल रहा है। 2% से ऊपर है इसका मतलब है हिमोलिसिस चल रही है, कंपनसेशन आ रही है। क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद है रीनल क्लियरेंस। जो रीनल क्लियरेंस होती है वो फार्मूला रट्टा मार लो, UV/P है। UV/P। यू क्या होता है? यूरिन कंसंट्रेशन, वी फ्लो रेट, पी प्लाज्मा में कंसंट्रेशन है। तो क्लियरेंस शो क्या करती है? क्लियरेंस ये शो करती है कि वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा जो कि एक ड्रग से क्लियर हो रहा है गिवन टाइम है। और जो आप रीनल क्लियरेंस है ना, रीनल क्लियरेंस जो अगर आपने रीनल क्लियरेंस को बढ़ाना है, तो रीनल क्लियरेंस को अगर बढ़ाना है तो अगर मैं GFR को बढ़ाऊं, सिक्रीशन को बढ़ाऊं या रीअब्जॉर्प्शन को कम करूं तो क्लियरेंस बढ़ जाएगी। यानी अगर क्लियरेंस बढ़ानी है तो फिल्ट्रेशन को बढ़ाना है, सिक्रीशन को बढ़ाना है या रीअब्जॉर्प्शन को कम करना है। अगर एक ड्रग है उसकी क्लियरेंस GFR से कम हो रही है, यानी एक ड्रग फिल्टर हुई है लेकिन यूरिन में कम आ रही है, इसका मतलब ये है कि उस ड्रग की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। या फिर एक ड्रग है जिसकी क्लियरेंस GFR से ज़्यादा है, इसका मतलब है ये वो ड्रग है जिसकी फिल्ट्रेशन हो रही है लेकिन साथ सिक्रीशन भी हो रही है, तो उसकी क्लियरेंस ज़्यादा हो गई है GFR से। एक ड्रग है जिसकी क्लियरेंस GFR के बराबर है, यानी वो ड्रग है जो फिल्टर हुई है लेकिन ना ही कोई सिक्रीट हुई है ना ही रीअब्जॉर्ब हुई है, तो ये ड्रग है इनोलिन। दैट इज वाई इनोलिन को यूज करते हैं टू मेजर GFR, और नॉर्मल GFR कितनी होती है? 100 आती है। क्लियर? तो ये फार्मूला आ जाएगा। बाकी स्टार्लिंग फोर्सेस भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। एक बात रट्टा मार लेना कि GFR को देखने के लिए जो बेस्ट होता है वो होता है आपका इनोलिन क्लियरेंस, लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है प्रैक्टिकली वो केराटिनिन होती है।
लेकिन जो क्रिएटिनिन की जो क्लीयरेंस है ना, क्रिएटिनिन थोड़ा-सा सीक्रेट भी होता है, तो ये जीएफआर को थोड़ा बढ़ा देगा, ओवर एस्टिमेट कर देगा, जितना नहीं होना चाहिए था उसको। जबकि रीनल प्लाज्मा फ्लो को देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पैरामाइनो हिपोरिक एसिड हम यूज़ करते होते हैं। अब इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, उसको आप छोड़ सकते हो, फार्मूला वो यूवी/पी है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मतलब ये है, जिस तरह इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, इसी तरह फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी होता है। नॉर्मली जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन 20% होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किडनी के पास कितना प्लाज़्मा आया, कितना ब्लड फ्लो आया, उसमें से कितना फ़िल्टर हुआ। रीनल प्लाज़्मा फ्लो से कितना फ़िल्टर हुआ, तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, ठीक हो गया? उसको नॉर्मली कितना होता है? 20% होता है, 20% होता है, क्लियर? इसके बाद फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम UV/GFR मल्टीप्लाई, ये फार्मूला वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। हाँ, वैसे एक डिजीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता होता है, वो होता है आपका प्री रीनल और इंट्रा रीनल एजोटीमिया को डिफरेंशिएट करने के लिए। प्री रीनल एजोटीमिया में क्या होगा, किडनी का जो फंक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, तो जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम है वो कम आती है, 2% से कम आती है। लेकिन अगर इंट्रा रीनल एजोटीमिया चल रहा है तो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्या होगी, 2% से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद HH इक्वेशन है, हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। इसमें आप कंपनसेशन वगैरह चेक करते होते हैं कि अगर पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो उसकी रेस्पिरेटरी कंपनसेशन आएगी, रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस होगी। अगर पेशेंट का कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज है तो उसकी मेटाबॉलिक कंपनसेशन आएगी। अगर पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब है कि बाइकार्बोनेट कम हुआ है, तो CO2 भी क्या होना चाहिए, एसिड भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब कितना CO2 में कंपनसेशन आएगी वो आप विंटर फार्मूला से निकालोगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंपनसेशन को देखने के लिए। और जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है इसके दो टाइप्स होती है, हाई नाइन गैप या नॉर्मल अनाइन गैप। जो हाई नाइन गैप होती है उसको नॉर्मोक्लोरीमिक भी कहते हैं, मिमोनिक है गोल्ड मार्क। जी से ग्लाइकोल्स आती है, थाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकोल। O से ऑक्सोप्रोलिन, L से लैक्टिक एसिड है, D से डी लैक्टेट है, M से मैथनॉल, A से एस्पिरिन, रिनल फ्लोर, कीटोन्स। जबकि नॉर्मल अनाइन गैप जिसमें हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है उसका फार्मूला है हार्ड एस, हाइपरक्लोरीमिया या हाइपर एलिमेंटेशन, एडिसन डिजीज। लिख ही देता हूं मैं हार्ड एस। H से हाइपर एलिमेंटेशन, A से एडिसन डिजीज, R से RT है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, डायरिया, एस्टाजोलामाइड, स्पाइरोलैक्टोन और सेलाइन इन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसके बाद है डेड स्पेस। अब एक बात रट्टा मारनी है, डेड स्पेस क्या होती है? डेड स्पेस एक वो एरिया होता है जो ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, यानी द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट डज नॉट टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज। आप जितने हवा इनहेल करते हो सारी की सारी गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो जो नहीं करती उसको डेड स्पेस कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, डेड स्पेस वगैरह कहते होते हैं। अब जो डेड स्पेस है वो दो तरीके से होती है। कुछ हवा जो होती है वो कंडक्टिंग पाथवे को फिल करती है, कंडक्टिंग एयरवे को फिल करती है, उस तरह की डेड स्पेस को क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस कंडक्टिंग एयरवे में जो हवा होती है, कंडक्टिंग एयरवे में तो एल्विलाई नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं। दो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस और एल्वियुलर डेड स्पेस। नॉर्मली एल्वियुलाई काम करते हैं ना, तो एल्वियुलर डेड स्पेस 0 होती है, मतलब है कि एल्वियुलाई गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो नॉर्मली लोगों में फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एनाटॉमिकल डेड स्पेस के बराबर होती है। लेकिन अगर कोई डिजीज है, V/Q मिसमैच डिजीज है, लाइक पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, तो उसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एनाटॉमिकल डेड स्पेस से बढ़ जाती है। इसके बाद पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस है, आर्टरी में प्रेशर और लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर कितना है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाना होता है पल्मोनरी वेन का। पल्मोनरी वेन का हम ऐसे नहीं ले सकते, लेफ्ट एट्रियम का ले लिया, डिवाइडेड बाय कार्डिक आउटपुट, सेम ओहम लॉ बताया हुआ है। इसके बाद एल्व्यूलर गैस इक्वेशन है कि आप PaO2 कैसे निकालोगे, PiO2, ठीक हो गया, माइनस PaCO2 ये निकाल लोगे। तो इसका दूसरा फार्मूला ये भी बताया हुआ है, 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आर्टीरियल में माइनस आर्टरी में CO2 कितना है, डिवाइडेड बाय 0.8 जो कि रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है। बस इसमें CO2 है वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा, CO2 बार बार चेंज होगा, ठीक हो गया।
क्लियर? ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, CO2 चेंज होगा, कैसे पता लगेगा? एबीजीस रिपोर्ट से पता लगेगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा।